नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और आज हम एक बढ़िया सी आपके लिए जानकारी लेके आए हैं। अभी आपको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, और आपने थंबनेल देखा होगा जिस प्रकार भी एक रेलवे ग्रुप डी के अंदर किस प्रकार आपका सिलेक्शन हो सकता है, उसके बाद क्या क्या आपको कार्य करने पड़ेंगे, सैलरी क्या होगी, वो तो बाद की बातें हैं। पहले उससे पहले आपको जैसे 50 से 60 दिन आपके रहते हैं, उसमें आपको क्या पढ़ना चाहिए, आपने क्या पढ़ा है तो उसको किस प्रकार से आगे पढ़ें ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। सिलेक्शन क्योंकि आपको मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने रेलवे के पेपर दिए थे, मैं 2 बार सिलेक्टेड हूँ। ठीक है, एक बार मैं DFCCIL में ऑल इंडिया में मेरी 266 रैंक आई थी, उसके अंदर मैं सिलेक्ट हुआ था, मैंने वो ज्वाइन नहीं की। उसके बाद मैं रेलवे के अंदर हूँ, अब ग्रुप सी की नौकरी है मेरी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाली। तो उसके अंदर मैं किस प्रकार सेलेक्ट हुआ, उसमें क्या सब्जेक्ट थे, जो सब्जेक्ट क्या थे उसको किस प्रकार से आपको पढ़ना पड़ेगा, और क्या चीज़ें हैं। सिलेबस आप वाला ही मेरे वाले में था, थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है, कोई टेक्निकल चीज़ें थी उनका, लेकिन वही सिलेबस आपके रेलवे ग्रुप डी के अंदर ही है। उस चीज़ को कहाँ से मैंने पढ़ा, किस प्रकार से मैं सेलेक्ट हुआ, और कैसे कैसे आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए ताकि आप रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हो। तो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर ये चीज़ें आप छोड़ के जाते हो ना, तो सिलेक्शन से आप उतने ही दूर चले जाओगे। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। पहले तो आप ये चीज़ याद रखो भी सिलेबस क्या है और कहाँ से पढ़ें और बुक कौन सी पढ़ें, प्रैक्टिस कैसे करें। ठीक है ना, किस प्रकार थ्योरी करें, उसके बाद बुक कौन सी पढ़ें, प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक लें, उसके बाद आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी चाहिए, ऑफलाइन प्रैक्टिस, वो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आप बने रहिएगा, आपको एक एक अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ मैं इस प्रकार से शेयर करूंगा अभी किस प्रकार से आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, देखो, एक तो सिलेबस की बात करते हैं। मान लो आप सिलेबस क्या है, तो सिलेबस के अंदर दिया हुआ है साइंस। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, आपको क्या चीज़ें ज़्यादा पढ़नी चाहिए ये भी मैं बताऊंगा। साइंस के बाद आपकी रीजनिंग दी हुई है, ठीक है, और रीजनिंग के बाद आपका मैथ है। 4 ही तो चीज़ दी हुई है आपको, ठीक है ना। और उसके बाद आपका करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस कह सकते हो आप, या जीके कह सकते हो जिसको। साइंस आपकी आएगी 25 नंबर की, ठीक है, और रीजनिंग आपकी आएगी 30 नंबर की, और मैथ का आएगा आपका 25 नंबर का, और करंट अफेयर आपकी आएगी 20 नंबर की। 50 और 30, 80 और 20, 100, यानी आपका पेपर जो होने वाला है 100 नंबर का होने वाला है, और आपको टाइम जो मिलने वाला है वो 90 मिनट मिलने वाले हैं। ठीक है, और ये बात भी बता दूं मैं, पेपर आपका कहाँ होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT होगा। और एक बात जो यूट्यूब पर बता रहे हैं CBT 1 के बाद 2 भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। CBT 1 होगा आपका 10/3/2022 का नोटिफिकेशन है, उसके अंदर ये बात कही गई है। लेवल 1 की पोस्ट है, लेवल 1 यानी ग्रुप डी लेवल 1 होता है। ठीक है, तो उसकी लेवल नंबर CBT एक 1 होगा। अगर इसमें आप क्वालिफाई करते हो तो PET देना होगा आपको, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना होगा, वो आपको मैं बताऊंगा अभी किस प्रकार से देना होगा। ठीक है, तो CBT 1 में और PET के लिए 2 गुना बंदे बुलाए जाएंगे। सिर्फ कितने गुना, 2 गुना, क्योंकि आपकी पोस्ट है लगभग 1,03,000 कुछ है। ठीक है, 1,03,000, ठीक है, पोस्ट आपकी 1,03,770 पोस्ट है मान लो लगभग। ठीक है, 1,03,000 पोस्ट है, तो आपको 2 लाख बंदे बुलाए जाएंगे यहाँ पे, मान लो कितने, 2 लाख। ठीक, तो 2 लाख में जाने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, कितनी मेरिट रहने वाली है, और क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी इसके लिए बुक है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। साइंस, इसके अंदर आपको पता है दिया हुआ है, एक तो फिजिक्स दिया हुआ है, ठीक है, एक आपको केमिस्ट्री दिया हुआ है, और एक आपको बायोलॉजी दिया हुआ है। तीनों चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इनमें मार खा जाते हो तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाते हो। यहाँ पे तो हर कोई मार खाएगा, मान लो इतनी ज़्यादा मार नहीं खाएगा वो भी, लेकिन इन चीज़ से आपके नंबर कट होते हैं तो आप सिलेक्शन से बाहर होते हो, क्योंकि ये नंबर आपको 80 नंबर लेके जाते हैं। और सिलेक्शन के लिए आपको कितने नंबर चाहिए, मैं कहता हूँ अगर आप PET के लिए आपके 60+ नंबर है, जर्नल कैटेगरी की बात करें, जर्नल कैटेगरी की, तो आप चले जाओगे, क्योंकि 40% जर्नल और EWS के लिए आपको लेके आने ही है। ठीक है, 40% तो नहीं तो आप ऐसे ही बाहर हो, चाहे आपके नंबर 40% से 1 नंबर भी कम है, 40 से 1 नंबर भी कम है, तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो, शॉर्ट लिस्टेड नहीं होंगे। 30% बाकी सभी के लिए, जैसे SC के लिए, ST के लिए, PW वो डी जो होता है उसके लिए, तो 30% उसके लिए आपको चाहिए, OBC के लिए।
ठीक है। तो इस 30% 40% का कोई लफड़ा नहीं है, क्योंकि CBT 1 है 2 नहीं है इसके अंदर। तो आपको नंबर बहुत अच्छे लेने होंगे तब आपका सिलेक्शन होगा। 60+ नंबर PET के लिए जाओगे। अगर आपके 70+ नंबर बनते हैं, मान लो 70+ नंबर बनते हैं, जनरल कैटेगरी हो आप, और 10-10 नंबर इनके कम कर लो, SC के 10, ST के 20 नंबर तक कम चली जाती है, OBC की भी 7-8 नंबर कम रहती है, इनसे कम रहती है। तो आपको 70+ नंबर लेने ही होंगे। अब अलग अलग RRB RRC है, उसका अलग अलग मेरिट जाएगी, किसकी ज़्यादा जाती है किसकी कम, लेकिन इससे कम जाने वाली नहीं है किसी की भी, ठीक है। तो 70+ नंबर लेने हैं। और ये बुक्स इनकी आपको बहुत बढ़िया से तैयारी करनी है। मैं बताता हूँ, देखो रीजनिंग कहाँ से पढ़े, ठीक है। रीजनिंग की बुक आती है, किरण पब्लिकेशन की आती है, ठीक है ना। कौन सी बुक पढ़नी है आपको? किरण पब्लिकेशन की बुक आती है। मैं कहता हूँ द बेस्ट है आपके लिए, किरण पब्लिकेशन ले लो, या राकेश यादव की जो बुक है वो ले लो आप, ठीक है। वो सारी की सारी उसमें रीजनिंग के जो सिलेबस है, अगर आपको चाहिए भी इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है, वो भी आपको RRB RRC का जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर दी हुई है अभी कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। मैथ के लिए भी आपको दिया हुआ है, तो इसके लिए मैं बता देता हूँ। मैं किरण पब्लिकेशन जो है उसकी बुक बहुत बढ़िया है, या राकेश यादव की भी बढ़िया है। आपको इसमें करना क्या है, आपको पहले तो कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रैक्टिस ज़रूरी है। क्योंकि मैंने बुक जो पढ़ी है मैं बता रहा हूँ उसका, करंट अफेयर के लिए आप कहीं पे भी जाओगे, करंट अफेयर जीके पे ज़्यादा जोर मत देना, क्योंकि जीके के इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। और रेलवे ज़्यादा स्टैटिक्स जीके पे जोर देती है, स्टैटिक्स जीके जानते हो ना, उस पर ज़्यादा जोर देती है। तो स्टैटिक्स जीके आपको थोड़ा ध्यान में रख के और करंट अफेयर के साथ जाइएगा आप, ठीक है ना। तो करंट अफेयर के साथ जाइएगा, करंट अफेयर में भी कौन से टॉपिक है वो भी आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। पेपर के पास पढ़ने की कोशिश करें। सबसे पहले इन तीनों चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करें। फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, मैं बता देता हूँ आपको, रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक आती है, रुक्मणी पब्लिकेशन की, या जिसे हम प्लेटफॉर्म के नाम से जानते हैं, प्लेटफॉर्म के नाम से जानते हैं। मैं कहता हूँ प्रैक्टिस के लिए द बेस्ट बुक है रेलवे के लिए भाई, ठीक है ना। प्लेटफॉर्म के नाम से आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के ले लो। न्यूमेरिकल तक भी आपके आएंगे, बता देता हूँ मैं, फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल भी आएंगे आपके फिजिक्स के अंदर। हाई लेवल के न्यूमेरिकल नहीं आएंगे 10वीं, क्योंकि ये 10th तक का सिलेबस है आपका, 10th तक भी न्यूमेरिकल है फिजिक्स में, ये मत सोचना है नहीं, आप खोल के देखो, ठीक है। और उन्होंने पैटर्न क्या दिया है, CBSE बोर्ड का दिया है, देख लो, ठीक है, CBSE बोर्ड का दिया है। जैसे अलग अलग बोर्ड जो होते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग बोर्ड है, जैसे हरियाणा में HBSC है, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है। तो अलग अलग बोर्ड है, उसके हिसाब से ना CBSE जो मतलब पूरा इंडिया जिस पर मतलब सेंट्रल लेवल के जो बोर्ड है उसको चलाते हैं, जैसे इंग्लिश मीडियम हो गया, आप हिंदी मीडियम में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। CBSE बोर्ड का इसमें पैटर्न आएगा 10th तक, ठीक है। तो फिजिक्स को पढ़ें, इनको पढ़ें। ये प्लेटफॉर्म बुक मैं बता रहा हूँ ना, ये आपकी किसके लिए है, ये बुक आपको प्रैक्टिस करवाएगी, ठीक है ना, आप कितने ताकतवर हो। उसके बाद आप ऑनलाइन प्रैक्टिस भी करने पे ज़्यादा जोर दें, ठीक है। और अगर आप बायो करना चाहते हैं, मान लो बायो, अगर बायो आप पढ़ना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ बायो का अगर 10 क्वेश्चन भी आते हैं ना, 25 में से 7, 8, 10 क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने अपने चैनल पे कुछ वीडियो डाल रखी है। उसके बाद मैंने बेटर एनरोल ऐप है अपनी, उसके ऊपर मैंने एक कोर्स लॉन्च कर रखा है, कुछ भी उसका फीस वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो लॉन्च कर रखा है। उसके अंदर अगर मैंने जितने बायो पढ़ा दी, 50-60 दिन के अंदर आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। उससे बाहर क्वेश्चन आ जाए, मैं प्रैक्टिस भी साथ में करवाऊंगा। अगर कुछ से बाहर क्वेश्चन आ जाए तो मेरे को कह देना, ठीक है, भी आपके क्वेश्चन बाहर से आ गए, क्योंकि मैं इस तरीके से पढ़ाऊँगा कहाँ तक आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैंने कम से कम कितने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, उसके बाद मैं सर्विस भी कर रहा हूँ। तो इस चीज़ पर आप जोर देना, क्योंकि मैंने वो चीज़ भुगत भोगी हूँ, मैं उस चीज़ का, मैंने वहाँ से निकला हूँ, ठीक है ना। आप जहाँ थे वहाँ से मैं निकल के आया हूँ, तो मैंने प्रैक्टिस की, किस प्रकार से मेरा एक्सपीरियंस रहा, तो ये चीज़ें मैं उस वीडियो के अंदर शेयर भी करता हूँ भी, किस प्रकार से आपको पढ़ना चाहिए, किस कैसे, ठीक है। तो केमिस्ट्री, वो फिजिक्स, और ये आप देख लेना जहाँ पे भी हो, बढ़िया टीचर से पढ़ना जो समझाता हो, ठीक है ना। तो रुक्मणी प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक है साइंस में, और नंबर यहाँ से कटने नहीं चाहिए। बायो के मैं गारंटी देता हूँ एक भी नंबर नहीं कटेगा। उसके बाद रीजनिंग, और ये नॉर्मल सी बात है, जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है उसको रीजनिंग मैथ तो आना ही चाहिए, साइंस आनी ही चाहिए, वही चीज़ें आपसे पूछी जाती है। तो जोर दे के कम से कम 8-10 घंटे आप लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करके वहाँ पर सीटिंग बना के प्रैक्टिस करिए जम के, क्योंकि यहाँ पर स्पीड सबसे ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि कितने हैं
55 क्वेश्चन आपके 90 मिनट है, 55 क्वेश्चन जो है आपको सोल्व करके देखने पड़ेंगे किस प्रकार से। तो उसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है, क्योंकि आपको आता होगा, मैं गारंटी देता हूँ। आप पेपर अगर प्रैक्टिस नहीं की तो पेपर पूरा नहीं कर पाओगे। मैंने 2-3 बार ये गलतियाँ की है, ठीक है। मेरे को आता बहुत कुछ था, लेकिन मेरे को पेपर मैं पूरा का पूरा अटैम्प्ट ही नहीं कर पाया, तो नंबर कहाँ से आएंगे। तो आपको कुछ जोर भी नहीं देना है। आप आगे बता दूंगा मैं किस प्रकार से पेपर, जब पेपर होने वाला होगा तो किस प्रकार से आपको पेपर के अंदर आपको उसको फेस करना है, किस प्रकार से आपको उसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये चीज़ें बताएंगे आपको आगे जाके। तो मैंने फिर बताऊँ आपको भी जो है, सबसे पहले बुक कौन सी पढ़ रहे हो आप। अगर आपके पास हैंड राइटिंग नोट्स है किसी टीचर के अकेडमी के, तो द बेस्ट है, वो पढ़ें पहले। उसके बाद आप प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप ऑनलाइन प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि पेपर आपका ऑनलाइन है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी सीबीटी है आपका, ठीक है ना। फिजिकल बाद में होगा, उसको जाने दो, क्योंकि वो तो अपने आप हो जाएगा धीरे से, छोटी मोटी फिजिकल होती है इसकी, ठीक है। नंबर आपको 70 प्लस चाहिए। अगर 70 प्लस का टारगेट लेके 80 प्लस का टारगेट लेके चलते हो आप, तब आपका सिलेक्शन है। किस प्रकार की जॉब होगी ग्रुप डी के अंदर, मैं बता दूंगा आपको कहाँ पे क्या होता है। वो चीज़ें भी आप मेरे टच में रहोगे तो मैं बताता रहूँगा। सीबीएसई बोर्ड का ये होगा, ठीक है। इसके लिए किरण पब्लिकेशन या राकेश, किरण पब्लिकेशन या राकेश, दोनों बुक बेस्ट हैं। दोनों में से किसी एक को चूज करके उसमें प्रैक्टिस करें, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं आरआरबी के। हाँ, साइंस के लिए प्लेटफॉर्म की बुक मैं प्रेफर करता हूँ, ठीक है। और करंट अफेयर की कोई बुक नहीं होती वैसे, आप डेली तैयार करें। यूट्यूब पर इतने चैनल हैं, वो आपको डेली करंट अफेयर पढ़ाते हैं। और ग्रुप डी की अगर सैलरी की बात करें और उसका वर्क जो क्या आता है, कुछ क्या होता है, तो कार्य ज़्यादा नहीं है ग्रुप डी के अंदर, कार्य वगैरह नहीं है। ग्रुप डी का 4th क्लास की जॉब है वैसे वो, ठीक है, लेवल 1 की जॉब है, ठीक है। उसकी अगर सैलरी की बात करें तो मैं कहता हूँ 1800 पे ग्रेड की जॉब है वो, ठीक है। और उसमें 18,000 तो आपकी 18,500 तो बेसिक है। अगर सैलरी की बात करें 18,000 बेसिक है। उसके बाद HRA हो गया आपका, डियरनेस अनाउंस हो अलाउंस हो गए आपके। उसके बाद ट्रेवलिंग अलाउंस हो गया, एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी आपको मिलता है। तो अगर ट्रेवलिंग अलाउंस को छोड़ के अगर ये सारा टोटल किया जाए तो आपकी लगभग 27 से 28,000 रुपये सैलरी बनती है। कितनी बनती है? 27 से 28,000 रुपये सैलरी बनती है। और टीए की तो बात ही छोड़ दो, अगर आप वर्कशॉप के अंदर हो तो आपका 4-5 हज़ार रुपये आराम से एक्स्ट्रा वो बन जाता है, जिसे इंसेंटिव बोल देते हैं। अगर आप ट्रेनिंग करते हो कहीं पे, इधर उधर आपको भेजा जाता है, उसके लिए बनाया जाता है, तो कम से कम 35 से प्लस सैलरी बनती है आपकी शुरुआत में ही, ठीक है ना। 27,000 तो सूखी सूखी बोलते हैं उसको, सूखी सूखी आएगी 27-28,000। तो उसके बाद ये अलाउंस रहेंगे, वो 35-37 हज़ार रुपये आपके सैलरी के बनेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रमोशन के चांस इतने, डिपार्टमेंटल इतने पेपर होते हैं, हद से ज़्यादा वैकेंसियाँ निकलती है। जो रेलवे में है वही दे सकता है, आप आराम से बड़ी पोस्ट पर प्रमोट हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने टैलेंटेड कोटे के हिसाब से, टैलेंटेड कोटा बोलते हैं उसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ किस तरीके से पढ़ना है। आप बुक्स पढ़िए, पहले थ्योरी करिए। अगर थ्योरी कंप्लीट नहीं है, थ्योरी अगर आपने थ्योरी कंप्लीट कर लिया तो आप प्रैक्टिस करिए, जम के प्रैक्टिस करिए भाई। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, थ्योरी आपने कर लिया तो दोबारा थ्योरी पे ध्यान न दें, प्रैक्टिस झमाझम प्रैक्टिस करिए। 2 महीने तक लगातार जुटे रहिए प्रैक्टिस में। सिलेक्शन ना हो तो मेरे पास आ जाना, ठीक है ना। भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने इतनी प्रैक्टिस की, लेकिन ईमानदारी से प्रैक्टिस करिए, फ़ोन को साइड में रख के प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन प्रैक्टिस करने पर, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट है ना, तो उसका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है आपको। तो कंप्यूटर जो होता है आपका ना, उस पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। अगर नहीं, आपके पास नहीं है मान लो, तो फ्रेंड की सहायता ले लें, या लाइब्रेरी में जाओगे तो वहाँ पर लैपटॉप वगैरह मिल जाते हैं, तो आपको दे देंगे कोई ना कोई। ज़रूरी नहीं है सबके पास लैपटॉप है, लेकिन आप फ्रेंड के वगैरह से हेल्प ले सकते हैं इस चीज़ की। प्रैक्टिस ऑनलाइन ज़रूर करें आप, ठीक है ना। तो पढ़ते रहिए इसी प्रकार से। अगर उसके बाद मैंने फिर बताता हूँ आपको भी, आप प्रैक्टिस, ठीक है ना, प्रैक्टिस ज़रूरी है। आप प्रैक्टिस नहीं करो, थ्योरी आप 5 साल पढ़ लो, कोई भी सिलेक्शन पे कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। हो जाएगा तो रो पिट के होगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। देखो 1 लाख भर्ती है, 2 लाख बंदे बुलाए जाएंगे। आपका पीटी के लिए तो आपको जाया जा सकता है, 60 नंबर वाला भी चला जाएगा, मान लो 55 नंबर वाला चला जाएगा, लेकिन हमें 2 लाख में से फिर आधे रहेंगे 1 लाख। तो आप 70 प्लस मेरिट मान के चलो, 70 प्लस मेरिट, करोड़ों फार्म भरे गए हैं, ठीक है ना। 70 प्लस मेरिट लेके चलो। और ये चीज़ें तो इनमें से नंबर कटना ही नहीं चाहिए। इस प्रकार से प्रैक्टिस करो भाई, इस प्रकार से प्रैक्टिस करो, नंबर ना कटे यहाँ से एक भी। 80 नंबर है, और कम से कम गलत करने की
सोचे, क्योंकि रोंग जो है उसका 1/3 जो होगा वो नेगेटिव मार्किंग अभी दिए हुआ है। ठीक है, अगर आपका पेपर टफ आ जाता है, मान लो 60 क्वेश्चन आपके ठीक होते हैं, टफ पेपर है, तो आपके नॉर्मलाइजेशन से भी नंबर बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन से भी बढ़ सकते हैं, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। 60 दिन में किस प्रकार से तैयारी करनी है वो चीज़ें मैं और बताऊँगा आगे। एक दिन में क्या करना है आपको, एक दिन किस प्रकार टारगेट। तो आज की वीडियो इतनी ही। ठीक है, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आशा करता हूँ समझ में आया होगा कुछ। जय हिंद, जय भारत।